प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव समास भाग 1 भाग 2 आज लेकर आई हूँ। मैं भाग 3 में हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास। आइए छात्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। बहुब्रीहि समास को हम बहुब्रीहि क्यों कहते हैं? बहु बहुत सारा, ब्रीहि धन। ये जो बहुब्रीहि समास होता है ये अन्यार्थ प्रधान होता है। कैसा होता है? अन्यार्थ प्रधान होता है। इसमें कोई दूसरा ही अर्थ प्रमुख होता है। ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है पीताम्बरः। क्या दिया है? पीताम्बरः। अब समास विग्रह क्या होगा? पीतम अम्बरम यस्य सः। फिर है प्रभूत सलिलम। प्रभूतम सलिलम यस्मिन् तत्। पहले वाले का मीनिंग था पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है अंबर जिसका। ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। प्रभूतम सलिलम यस्मिन् तत्। प्रभूतम सलिलम जिसमें बहुत अधिक पानी है, ऐसे सरोवर की बात हो रही है। प्रभूतम सलिलम, प्रभूतम सलिलम यस्मिन् जिसमें, वह बहुत अधिक पानी है जिसमें वह। प्रभूतम का मतलब बहुत अधिक, सलिलम का मतलब पानी, यस्मिन् जिसमें, तत् वह जिसमें बहुत अधिक पानी है, उस सरोवर की बात हो रही है। किसी सामान्य सरोवर की बात नहीं है। अब आया शुभानना। शुभ आनना, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शुभ आनना मतलब सुंदर मुख वाली स्त्री। अब शुभम आननम यस्याः सा, चूंकि ये स्त्रीलिंग है, मैंने अभी कहा था स्त्री, इसलिए यहाँ क्या आया है? यस्याः सा। अब पुल्लिंग होता है तो क्या आता है? यस्य स। अब बहुब्रीहि समास के भेद देखते हैं। बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। चूंकि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने हिंट दे दी। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुब्रीहि समास भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन हमने एक ही प्रकार पढ़ा है। समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि का मतलब होता है जहाँ पर समानाधिकरण, दोनों ही पद समान विभक्ति में होते हैं, जिसमें ऐसे समास को हम कहते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि। एक बार यहाँ से देखते हैं हम। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति हो, उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। समानाधिकरण, दोनों में समान विभक्ति। हमारा पहला एग्जाम्पल है नीलांबरः। नीलम अंबरम, दोनों में समान विभक्ति। यस्य सः, नीला है वस्त्र जिसका, ऐसा वह, अन्यार्थ प्रधान। महाशयः, महान आशयः, दोनों में एक ही विभक्ति। महान आशय यस्य सः। महात्मा, महान
आत्मा, जिसकी आत्मा महान है, उसकी बात हो रही है। कृष्णामती, अब मती चूंकि स्त्रीलिंग है, कृष्णमती लिखा है ना, अब मती चूंकि स्त्रीलिंग है तो समास विग्रह करते समय जो कृष्ण है उसको भी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा हमारा कृष्णामती यस्य सह। प्रियदर्शिनी स्त्रीलिंग है, प्रियम दर्शनम यस्याः सा, जिसके दर्शन प्रिय हो उस स्त्री की बात हो रही है। जितेंद्रिय, जितानि इंद्रियाणि येन सह, जीत लिया गया है इंद्रियों को जिसके द्वारा, उसकी बात हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ जितानि इंद्रियाणि क्यों आया है, क्योंकि जो पद है हमारा वो है जितेंद्रिय और हमारी इंद्रियां होती हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। आपने पढ़ा था ईवीएस के अंदर। नीलकंठः, नीलम कंठम यस्य सः, विमलोदकः, विमलम उदकम यस्याम सा। यस्याम सा का मतलब क्या है? साफ पानी है जिसमें वह, जिसका वह। पीतोदकः, पीतम उदकम येन स, पी लिया गया है पानी जिसके द्वारा। सत्यप्रिया, सत्यम प्रियम यस्मै स। लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य स, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यस्य स, जिसका अंबर वस्त्र कैसा है? सफेद है, उसकी बात हो रही है। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास पर। कौन से समास पर? अव्ययी भाव समास पर। इससे पहले हम कौन सा समास पढ़ रहे थे? बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास में पहला पद होता है अव्यय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पहला पद हमारा क्या होता है? अव्यय होता है, इसीलिए इस समास का नाम पड़ा है अव्ययी भाव समास। पूर्व पद अव्यय होने के कारण ये हमारा समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास के अंदर कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके साथ हम षष्ठी विभक्ति के साथ समास विग्रह करते हैं। उनको तीनों को, तीन है यहाँ पर, 1, 2 और तीसरा है पीछे, जिसका ये अनु, जिसका मीनिंग है पश्चात अथवा योग्यता के अर्थ में। तो जो अनु है इसको भी हम उप और निर के बीच में लिख लेंगे। उप और निर के बीच में जो स्पेस मिला है हमें, हम उसमें क्या लिखेंगे? अनु, जिसका मीनिंग है पश्चात। क्या मीनिंग है? पश्चात, ठीक है, बाद में। अब उप जो अव्यय है इसका मीनिंग है समीप। तो जहां पर उप अव्यय दिखाई दे वहां पर हम षष्ठी विभक्ति लगा करके समास विग्रह करेंगे। कौन सी विभक्ति लगा करके? षष्ठी विभक्ति लगा करके हम समास विग्रह करेंगे। ठीक उसी तरह से जहां हमें अनु प्रत्यय दिखाई देता है जो पश्चात अर्थ में आता है, वह जहां भी हमें अनु अव्यय दिखाई देगा हम सेम कौन सी विभक्ति में समास विग्रह करेंगे? षष्ठी विभक्ति में समास विग्रह करेंगे। निर अव्यय है जिसका मतलब होता है अभाव। अब हमें जहां भी निर अव्यय दिखाई देगा हम सेम षष्ठी विभक्ति के साथ उसका भी समास विग्रह करेंगे। इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें आपकी एक साथ लिखी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। हम याद कैसे करेंगे? हम याद करेंगे अनु, उप, निर, योगे, षष्ठी।
हम 3-4 टाइम इसको बोलेंगे। अनु उप नेर योगे षष्ठी, अनु उप नेर योगे षष्ठी, अनु उप नेर योगे षष्ठी। जहाँ पर भी हमें अनु पश्चात के अर्थ में दिखेगा अनु अव्यय, हम षष्ठी विभक्ति के साथ, उप समीप, जहाँ भी हमें उप अव्यय दिखाई देगा हम षष्ठी विभक्ति के साथ समास विग्रह करेंगे, और निर जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ भी हम षष्ठी विभक्ति के साथ ही समास विग्रह करेंगे। इसीलिए मैंने ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ लिख दी ताकि एक साथ याद हो जाए, आप कभी गलती ना करें। अब हम सबसे पहले उप समीपम अर्थ में है उसका समास विग्रह करते हैं। उपवनम, हमारा समस्त पद क्या है? उपवनम। अब हमने ये कहा था कि जहाँ भी उप अव्यय दिखाई देगा हम षष्ठी विभक्ति के साथ समास विग्रह करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति किस में लगेगी? इसमें लगेगी वनम में, जो बाद वाला पद है उसमें लगेगी हमारी षष्ठी विभक्ति। और उप का मतलब होता है समीप, तो हम समास विग्रह करते समय कैसे लिखेंगे इसको? वनस्य समीपम। चूंकि उप था उसका मीनिंग था समीप, जिसको हमने बाद में लिख दिया, और वनस्य में वन में हमने लगा दी षष्ठी, हमारा समास विग्रह हो गया वनस्य समीपम, वन के पास। उपग्रामम, अब ग्रामम में हम लगा देंगे षष्ठी विभक्ति ग्रामस्य समीपम इति। उपगुरु, अब गुरु का षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है गुरोहो, ये जो गुरु है इसमें लगाएंगे षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का रूप है गुरोहो समीपम, गुरोहो समीपम। उपहरि हरेहे समीपम। बेटा इसको, इस समास विग्रह को करने के लिए आपको रूप जरूर याद करने होंगे, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम कि हरि षष्ठी विभक्ति में बनता क्या है, गुरु का षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा, तो आप समास विग्रह करने में गलती करेंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है बच्चों, शब्द रूप जरूर याद कर लें। शब्द रूप धातु रूप याद करने के पश्चात ही आप संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, उसके व्याकरण को पढ़ सकते हैं। अब आया हमारा नेर। नेर जो अव्यय होता है उसका मीनिंग होता है अभाव। अब निर्विघ्नम, अब जो विघ्नम है इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो विघ्नानाम अभाव, क्योंकि निर का मीनिंग क्या था? अभाव, जो हमने बाद में लिख दिया। निर्जनम जनानाम अभावः, निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभावः, निष्फलम, अब जो निर है, जो जब फ के साथ में र जुड़ा तो उसका श हो गया है संधि योग होके। फलस्य निष्फलम फलस्य अभाव, फल का अभाव, फल की कमी। अब आया हमारा, अब बचा क्या हमारा? अनु, पश्चात के अर्थ में बचा। क्या बचा? पश्चात के अर्थ में बचा, जो हमारा पीछे, हम यहाँ से पढ़ेंगे इसको। अनु अव्यय हमारा प्रयोग होता है पश्चात और योग्यता के अर्थ में। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे, रथ के बाद। अनुरूपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अब रूपस्य पश्चात नहीं होगा, रूपस्य योग्यम। अनु यमुनम, यमुनायाः पश्चात। अनुगुणम, अब गुण में क्या लगा दिया हमने? षष्ठी, गुणानाम योग्यम। अब हम अनुगुणम नहीं लिख सकते, किसी के गुणों के पीछे नहीं, किसी के गुणों के योग्य, गुणानाम योग्यम। तो ये था हमारा अनु, उप और निर। इसके बाद में एक चीज और हमारी होती है इसमें, स अव्यय। स अव्यय होता है सहित, स का मतलब सहित। और जब स हमारा आता है समस्त पद में, जैसे सपरिवार, तो परिवारेण सहितम, परिवार के साथ। स का मीनिंग क्या होता है? सह। और हमने कारक उपपद विभक्ति में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था
सहयोगे तृतीया, हमने यही पढ़ा था ना, सहयोगे तृतीया। इसलिए हमारी यहाँ पर स जहाँ अव्यय दिखाई देगा सहित के अर्थ में, हम वहाँ पर तृतीया विभक्ति के साथ समास विग्रह करेंगे। सपरिवारम परिवारेण सहितम, परिवार के साथ। अब हम तृतीया काय में लगाएंगे? परिवारम में लगाएंगे, जैसे अभी तक लगाते आ रहे थे। सगर्वम गर्वेण सहितम, गर्व के साथ। सचित्रम चित्रेण सहितम, चित्र में लगाई तृतीया। सार्थम स अर्थम अर्थेण सहितम, ये था हमारा सहयोगे तृतीया जो साथ के अर्थ में था। अब इसके बाद हमारा एक और दो और बचे हैं, एक है प्रति के योग में और दूसरा है यथा के योग में। अब हम पढ़ेंगे प्रति। प्रति का मतलब होता है दुरुक्ति, द्विरुक्ति लिखा है ना इसमें, दोहे उक्ति, दो बार कहना। प्रति दो बार कहना, द्विरुक्ति। संधि विच्छेद करेंगे तो हम द्वि उक्ति हो जाएगा। इसका मतलब होता है दो बार कहना। इसमें होता क्या, ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसमें होता क्या है, प्रति, प्रति का मतलब है दो बार कहना। अब ये प्रति है, जहां भी हमें प्रति दिखाई देगा हम करेंगे क्या, बाद वाले पद को दो बार लिख देंगे। प्रतिदिनम, दिने दिने इति भी लिख सकते हैं हम, और हम लिख सकते हैं दिनम दिनम इति। ठीक है, हम सिर्फ दिने दिने भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं दिनम दिनम इति। प्रतिवर्षम, अब वर्षम लिखा है ना, वर्षे वर्षे इति भी लिख सकते हैं हम, बाद वाले पद को हम दो बार लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने दिन को दो बार लिखा, यहाँ पे हमने वर्ष को दो बार लिखा। दिने दिने इति या दिनम दिनम इति, वर्षे वर्षे इति या वर्षम वर्षम इति। ठीक है, प्रति अर्थम, अब अर्थम अर्थम इति क्या है ये, अर्थम अर्थम इति भी लिख सकते हैं हम, और हम लिख सकते हैं अर्थे अर्थे इति। क्लियर, ये बिल्कुल सरल था। इसके बाद आता है हमारा यथा। यथा का मतलब होता है अनतिक्रमण, अनतिक्रमण ना करके, अनतिक्रमण ना करके, अनतिक्रमण ना करके, अनतिक्रमण। अब यथा जहां पर हमें दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, पहले पूर्व पद में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यथा शक्ति, यथा आदेशम, यथा बलम और यथा समयम। अब हमें दिख क्या रहा है यहाँ पर पहले पद में, पहले पद में हमें दिख रहा है यथा। यथा जहां हमें दिखाई देगा तो हम जो बाद वाला पद है शक्ति, और शक्ति है, देशम है, बलम है और समयम है। समास विग्रह करते समय बाद वाले पद को पहले लिख रहे हैं हम शुरू से ही, शक्तिम, और इसका मीनिंग क्या था, अनतिक्रमण अनतिक्रम्य। किसके अर्थ में आता है ये, अनतिक्रम्य। ऐसा अनतिक्रम्य का मतलब होता है उल्लंघन ना करके। तो यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन ना करके। यथा आदेशम, आदेश का उल्लंघन ना करके, अर्थात जैसा आदेश दिया था वैसा ही हमने किया, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य थी उतना ही हमने काम किया। यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। बाद वाले पद को हमने पहले लिखा, इधर ये दिख रहा है आपको, और जो यथा था उसका मीनिंग है अनतिक्रम्य, जो हमने सबके बाद में
जोड़ दिया है। बेटा ये था आपका अव्ययी भाव समास। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे वीडियोज देख देख करके सारी संस्कृत व्याकरण सीख जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।